हॉरर स्टोरी मुकम्मल। दिया सहन में बैठी ड्राइंग कर रही थी। जुनून था ये इसका। आंखें ऐसी कि एक बार कोई चीज देख ले तो नक्श हो जाती इसकी आंख में और वहां से सफ़े पर। ड्राइंग करते करते अचानक इसकी नज़र झूले पर पड़ी जो जोर से हिल रहा था जैसे कोई झूला झूल रहा हो। इसने यहाँ वहाँ नज़र दौड़ाई। हुआ का नाम वाओ निशान नहीं था फिर ये झूला। इस ने सोचा मैडम बड़ी मैडम की तबीयत बिगड़ रही है। तारा भागती आई। दिया ने कागज वहीं छोड़ा और अंदर को भागी। मोम शगुफ्ता धड़ाधड़ कर रही थी। मोम दिया ने उसे सीधा किया। वो निढाल हो चुकी थी। बहुत इलाज करवाया लेकिन ये खूनी उल्टी थी कि बंद होने का नाम ही नहीं लेती थी। ये ली पानी। दिया ने उसको पानी दिया और रुमाल से उसका मुंह साफ किया। तारा मोम के लिए दलिया बना दो। शगुफ्ता को लटाने के बाद दिया किचन में आई। जी मैडम, तारा ने कहा। यारला ये क्या हो गया है मोम को? वो क्यों ठीक नहीं हो रही हैं? दिया रोज रोज अपनी माँ की ये हालत देखकर परेशान हो चुकी थी। अस्सलामु अलैकुम बाबा। दिया ने रहमान के हाथ से शापर लिए। वालेकुम अस्सलामो। मेरा बच्चा। रहमान ने दिया को सीने से लगाया। मोम कहाँ है बाबा? उनकी तबीयत फिर से खराब हो गई। दवाई दी है लेकिन कब तक बाबा? दिया रोहानसी हो गई थी। एक दोस्त ने बताया है कि बंबई में एक डॉक्टर है वो इसका इलाज। बाबा फिर से नया शहर। दिया रोने लगी। उम्मीद है सब बेहतर होगा। कल ही मैं वहाँ के लिए निकलूंगा। क्या मालूम किसके हाथ में शिफा हो। रहमान खुद भी बुरी तरह मुतासिर था। वो काम पर जाता था लेकिन इस का दिल और दिमाग अपनी हम सफ़र की सेहत में अटका था। कौन सा डॉक्टर नहीं छोड़ा था उसने। अगली सुबह मोम आपने सब रिपोर्ट्स रख ली न। दिया अपनी मां के पास खड़ी थी। बेटा बस शाम तक हम बंबई पहुंच जाएंगे। वहां पहुंचते ही टेस्ट करवा कर रिपोर्ट्स डॉक्टर को दिखाकर सुबह ही वापस लौट आएंगे। कल शाम को हम दोबारा साथ होंगे इंशाअल्लाह। मोम बस आप ठीक हो जाएं। बेटा तुम अकेली हो कहो तो चाची या मूसा से कहती जाऊं कि वो आज शाम तुम्हारे पास आ जाएं। मिसेस रहमान को अपनी बेटी की बहुत फिक्र हो रही थी। उनकी बीमारी के बाद उनको बार बार शहर के चक्कर लगाना पड़ते थे मगर हमेशा वो किसी ना किसी रिश्तेदार की मिन्नत समाजित करके दिया के पास छोड़कर जाती थी। नहीं मोम, बस एक ही दिन की तो बात है और वैसे भी आखिरी बार चची बहुत बातें सुना कर गई थी कि आज किसके पास वक्त है। घर की मसरूफियात ही इतनी ही लिहाजा आपको किसी की मिन्नतों की जरूरत नहीं। अब मैं बड़ी हो गई हूँ। दिया की बातों से उसकी मां कुछ हद तक मुतमईन हो गई। अच्छा बेटा गाड़ी आ गई है, हम जा रहे हैं। तारा ने कपड़े धो कर सूखने के लिए डाले हैं। शाम को हो सकता है हल्की फुल्की बारिश हो जाए। कपड़े अंदर रख लेना और हम अंधेरा होने से पहले पहले घर के सब खिड़कियां दरवाजे बंद करके अंदर चली जाना। आंगन में ना बैठी रहना। वक्त पर खाना और सो जाना। मिसेस रहमान ने वो सारी नसीहतें की जो एक मां सफर पर जाते हुए अपनी बेटी के लिए कर सकती थी। गाड़ी का इंजन स्टार्ट होने की आवाज आई। आहिस्ता आहिस्ता वो आवाज दूर होते होते खत्म हो गई। दिया ने अभी अपनी जवानी में कदम रखा ही था और उम्मन जो इस उम्र में नौजवानों के जज्बात होते उसके भी कुछ मुख्तलिफ ना थे। वो भी आज बगैर सरपरस्ती के एक दिन अपनी मर्जी से गुजारना चाहती थी। आज वो इस घर की मलका बनकर बसर करना चाहती थी। हमेशा इसको वो दिन जब उसके माँ बाप घर ना हम रिश्तेदारों की खिदमत में गुजारना पड़ते थे। तारा उम्मन शाम का खाना बनाकर घर जाती थी लेकिन आज दिया ने उसको जल्दी जाने का कह दिया कि वो आज अपनी पसंद का खाना बनाएगी। अंधा किया चाहे दो आंखें। तारा भी फौरन मान गई और घर की राह ली। तारा के जाते ही दिया ने अपने मंगेतर को कॉल की। हेलो हारून जी। हारून की जान कैसे हो? मी फिट। आप कैसी हैं मैडम? और मोम का क्या हाल है? मैं तो ठीक हूँ। मोम बाबा के साथ बंबई गए हैं। ओह अल्लाह शिफा दे। आमीन। डिनर का क्या प्लान है? जो आप कहीं मैडम। आज शाम का डिनर मेरे घर। ओह वाओ इनविटेशन जस्ट फॉर डिनर। मिस्टर ओके वाई नोट मेट यू सून। अच्छा सुनो दिया, मेन्यू
मैं किया है, हारून ने जल्दी से पूछा। योर फेवरेट अचार, गोश्त और नान। ओ वाओ जसट कानट वेट। दिया ने जल्दी से कुकिंग मुकम्मल की। शाम के 5 बज रहे थे। अपने कमरे में जाकर वो तैयार होने लगी। ब्लैक कलर के गाउन और जोड़े में वो किसी मलका से कम भी नहीं लग रही थी। अपने होंठों पर सुर्ख लिपस्टिक लगा कर वो खिलखिलाकर हंस दी। मेरे सामने यूं लाल लिपस्टिक में ना आया करो वरना अच्छा नहीं होगा। हारून के ये अल्फाज इसके कानों में गूंजे और वो शर्मा सी गई। शादी के बाद लाल लिपस्टिक में ही घूमा करूंगी आपके सामने। शीशे से हटते वक्त इसने फिर से लिपस्टिक उठाकर पहले से लगी सुर्खी को और गाढ़ा किया। अचानक इसकी खिड़की शोर से खलने बंद होने लगी। बाहर एकदम अंधेरा छाने लगा। सफेद बादलों को खत्म करते हुए उनकी जगह काले बादल लेने लगे। ओह माई गॉड, फ्रेश होने और तैयार होने में मुझे इतना वक्त हो गया कि शाम हो गई और पता भी नहीं चला। कपड़े अंदर रखने हैं, दरवाजे खिड़कियां बंद करने हैं। पहले कपड़े उठा लाती हूँ सहन से, अभी बारिश शुरू हो जाएगी और सब कपड़े गीले हो जाएंगे। वो तेजी से सहन की तरफ भागी। ये इंटरनेट वाले भी ना हल्की बारिश बताई थी, यहाँ तो तूफान की तैयारी है। वो तेजी में कपड़े संभाल रही थी कि अचानक उसे लगा कि दरख्त के पीछे से कोई उसे मुसलसल देख रहा है। वो आगे बढ़ी। एक हवा का तेज झोंका इस मुझे पूरा यकीन है कि मैंने किसी को देखा था दरख्त के पीछे, लेकिन अगर कोई था तो वो कहाँ गया। दिया सोचूं। मैं गुम थी कि तभी बारिश की एक झड़ी इसको सोचूं से बाहर ले आई और वो अंदर की तरफ भागी। कपड़ों को अपनी जगह पर रखने के बाद वो खिड़कियों की तरफ बढ़ी। जल्दी से बंद कर दूं, इससे पहले कि बारिश अंदर आ जाए और कोई बिल्ली वगैरह घुस जाए तो मोम ने मुझे नहीं छोड़ना। लाउंज की खिड़कियां बंद करने के बाद वो अपने माँ बाप के कमरे की तरफ बढ़ी। ओह वाओ, रियली मोम डैड का रूम घर का सबसे खूबसूरत रूम है। लगता है मोम ने अपनी विंडो बंद कर रखी है। निकलते वक्त इसकी नजर वॉशरूम के दरवाजे पर गई जो नींद खिला हुआ था। लो जी, खिड़की बंद कर गई लेकिन लाइट ऑफ करना भूल गई। मोम भी नहीं, हमेशा मुझे डांटती हैं कि फजूल लाइट्स ऑफ कर दिया करो और यहाँ खुदा ही छोड़ गई। दिया ने आगे बढ़कर लाइट्स ऑफ की और बाहर चली गई। इसके जाते ही वॉशरूम की लाइट दोबारा ऑन हो गई थी। चलो जी, सब घर की खिड़कियां बंद हो गईं। हारून पता नहीं किधर रह गया। इस ने हारून को मैसेज करने के लिए मोबाइल निकाला। इसकी बैटरी तो डेड हो गई है, चार्ज पर लगा लेती हूँ। चार्ज पर लगाकर इसने हारून को मैसेज किया, वेटिंग फॉर यू हनी, और एक बार आईना देखा। अपनी खिड़की की तरफ बढ़ी कि इसकी नजर मेन गेट पर पड़ी। तेज हवा से दरवाजा जोर से खल बंद हो रहा था। ओ तेरी, याद ही नहीं रहा कि एक ये जनाब भी हैं। चलो जी, जब हारून आया तब बंद कर दूंगी इसको। बाहर अंधेरा हो चुका है, ऐसा ना हो कि कोई जिनबूत आशिक हो जाए। बकौल मून के तैयार होकर रात के वक्त दरख्तों के नीचे नहीं जाते। बिट नॉनसेंस। पहले वक्त के लोग कुछ भी बोल जाते थे। टेबल तो डेकोरेट किया ही नहीं। दिया जल्दी से टेबल की तरफ भागी। आखिरी प्लेट रखते ही एक झटके से लाइट चली गई। लो जी, बारिश ने मुंह दिखाया नहीं, लाइट ने मुंह छुपा लिया। वो तो किस्मत अच्छी है कि टेबल पर कैंडल्स लगाई हुई हैं, वही जला लेती। कहाँ गया लाइटर। इसने पास टेबल पर हाथ घुमाना शुरू किया कि इसको लगा कि इसके हाथ से कोई हाथ टीच हवा है। वो डर गई और तेजी से मोमबत्ती जलाने लगी। जैसे ही मोम बत्ती रोशन हुई, इसको सामने वाली दीवार पर अपने साथ एक और साया नजर आया। वो बुरी तरह डर गई थी। वो एकदम से पीछे मुड़ी लेकिन वहां कोई नहीं था। इसके डर में इजाफा हो गया। तभी इसे फिर से दीवार पर साया नजर आया। वो कांपने लगी। आज किया कत्ल का इरादा है। ये आवाज तो हारून। वो एक दम पीछे मुड़ी और एक जोरदार मुक्का हारून के कंधे पर दे मारा। ये कौन सा तरीका है। अचानक चुपचाप खड़े हो गए। मी तो डर ही गई थी। एडेट मोमबत्ती की रोशनी में दिया का चेहरा बहुत खूबसूरत दिख रहा था। बहुत ज्यादा हसीन लग रही हो, कसम से जानलेवा। हारून ने शरारत भरे लहजे में कहा। अच्छा,
मिस्टर, मुझे अपना सील दो, वैसे भी लाइट नहीं, कैंडल लाइट। डिनर होगा, मैं जाकर खाना ले आऊं। चलो, मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा। खाना लगाने के बाद वो दोनों खाने लगे। हारून इतनी तेज तेज खाना खा रहा था कि दिया हैरान रह गई। कोई जल्दी है हारून? वो पूछे बगैर नहीं रह सकी। हम तुम से बातें करनी ही बहुत सारी, और आज इतने अरसे बाद इतना लजीज खाना खा रहा हूँ। अच्छा जी, कैरी ऑन। दिया भी खाने में मसरूफ हो गई। बहुत लजीज खाना बनाया है, हारून ने कहा। शुक्रिया, दिया मुस्कुराई। खाने के बाद वो दोनों सोफे पर जाकर बैठे। हारून, क्या तुम मुझसे अभी भी इतना ही प्यार करते हो जितना हमारी मंगनी से पहले? दिया ने मासूमियत से पूछा। ये सवाल वो हारून से कोई करोड़ों बार पूछ चुकी थी, और नहीं तो क्या शादी या रिश्ते के बाद मोहब्बत खत्म हो जाती है, बल्कि मैं तो कहता असल मोहब्बत ही तब शुरू होती ही। हारून ने इसका हाथ थामकर चूमा था। जज्बात की एक लहर ने दोनों के दिलों को छुआ था। दो नामहरमों के दरमियान तीसरा शैतान होता है। अचानक दिया ने अपना हाथ छड़ा। हारून, चाय या काफी? हारून ने उसको फिर से सोफे पर बिठाया था। नथिंग, जस्ट यू। हारून मी ने सिर्फ डिनर पर बुलाया था। रात बहुत हो रही है, तुम अब जाओ। दिया फिर से खड़ी हो चुकी थी। इतनी जल्दी चला जाऊं? कितनी बार कहा है मेरे सामने लाल लिपस्टिक लगाकर मत आया करो। लेकिन मैडम, कहाँ सुनती ही। दिया शर्मा गई थी। मेरी आंखों में देखो। हारून ने इसका चेहरा अपनी तरफ किया। इसकी आंखों में देखते ही दिया को यूं महसूस हवा कि जैसे वो एक कठपुतली बन गई हो। इसको किसी ने हिप्नोटाइज कर लिया हो। इसका वजूद ढीला पड़ने लगा था। चलो दिया, तुम्हारे कमरे में चलते हैं। हारून आगे चला जा रहा था और वो किसी गुलाम की तरह इसके पीछे चलने लगी। अंधेरे में डूबे कमरे में अचानक रोशनी फैल गई। लाइट आ चुकी थी। रात के 2 बज रहे थे। दिया एकदम उठकर बैठ गई। अपने वजूद को उसने कंबल में छुपाने की कोशिश की। पास फर्श पर पड़ा गाउन उठाकर जल्दी से उठ कर यहाँ वहाँ देखा। इसको कुछ याद नहीं था कि उसके साथ किया हुआ। इसने शीशे में खुद को देखा तो उसके चेहरे और जिस्म पर बहुत से निशानात थे। वो चूक गई। ये मैंने क्या कर लिया? इसका सर दर्द से फटे जा रहा था। हारून कहाँ गया? वो ऐसा कैसे कर सकता है? मुझे इस पर यकीन था, तभी मोम डैड की गैर मौजूदगी में उसको बुलाया था। लेकिन मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी हारून। इसने घर में यहाँ वहाँ हारून को आवाजें लगाना शुरू कर दी, लेकिन कोई जवाब ना मिला। इसने खिड़की से बाहर देखा। बाहर बहुत तूफानी बारिश हो रही थी। वो फोन की तरफ बढ़ी। जैसे ही फोन उठाया, इसकी हैरत की इंतहा ना रही। इसने हारून को जो मैसेज किया था, इसके जवाब में हारून ने जो लिखा था वो पढ़कर दिया के पाँव के नीचे से जमीन खसक गई। एम सो सॉरी स्वीट हार्ट। अम्मी सीढ़ियों से गिर गई हैं। मैं उनके साथ अस्पताल आया हूँ। वो बेहोश थी तो टेंशन में बताना भूल गया। एम सो सॉरी। मेरा वेट ना करना। खाना खा कर सो जाना। लो यू सो सॉरी डियर। अगर हारून आया ही नहीं तो वो कौन? अचानक इसको किचन में से आवाजें सुनाई देने लगी। ये ककक कैसी आवाज थी? दिया डर से कांप रही थी। या अल्लाह, मुझसे गलती हो गई। मुझे मोम को मना नहीं करना चाहिए था। काश काश चाची होती। मैंने हारून को बुलाया ही क्यों? हाय नफसानी शैतान, तेरे बहकावे में इंसान हमेशा अपना नुकसान ही करता है। शायद उसी लिए नफ्स से जंग जिहाद है। या अल्लाह, ये आवाजें तो बढ़ती ही जा रही ही। दिया आहिस्ता से किचन की तरफ बढ़ती है। जैसे जैसे वो किचन के करीब जाती है, उसको बर्तनों की आवाजों के साथ साथ तेज और खौफनाक सांसों की आवाज भी आती है, ऐसे जैसे शेर शिकार को चीरते फाड़ते वक्त दहाड़ते हुए सांस ले रहा हो। इसकी हिम्मत जवाब दे जाती है। ये ततत तो बहुत खौफनाक आवाज है। अचानक वो आवाज आना बंद हो जाती है। दिया और ज्यादा डर जाती है। उसको अपने जख्म में शदीद दर्द महसूस होने लगता है। आह, ऐसा लगता है किसी ने चाकू के साथ ये जख्म बनाए हों। वो हिम्मत करका किचन का नीम खिला दरवाजा खोलती है। किचन की सब लाइट्स जल रही थी, मगर वहाँ
कोई ना था। अभी तो इतनी आवाज आ रही थी, अब एकदम से खामोशी। ये क्या हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। हारून नहीं आया, लेकिन इसकी शक्ल का कोई आया जिसने मेरे साथ डिनर किया, बातें की और कब गायब हो गया। किधर गया कुछ पता नहीं। दिया ये सब दिल ही दिल में बड़ोड़ा जा रही थी। मैं कहीं नहीं गया, इधर ही हूँ। दिया के जिस्म के साथ साथ इसकी रूह भी लरज कर रह गई थी। कौन हो तुम, और यहाँ क्यों आए थे, और क्या किया तुमने मेरे साथ? दिया पीछे मुड़े बगैर ही बोली थी। मेरा नाम शारिक है, मैं एक जिन हूँ। जिन 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 मैं नहीं मानती। एक जिन। दिया बाहर बाहर से कह रही थी, हालांकि इसका दिल चीख चीख कर कह रहा था कि ये कोई इंसान नहीं है। लेकिन कोई जवाब ना आया। दिया ने पीछे देखा तो कोई भी ना था। किधर चला गया फिर से? जरूर कोई चोर डाकू है जो मेरे बारे में सब जानता है और इस तरह डरा धमका कर डाका डालना चाहता है। उसने अपने आप को झूठी तसल्ली दी। अचानक दिया को बहुत कमजोरी और भूख का एहसास हुआ। इसने देगची का ढक्कन हटाया तो हैरान रह गई, वहाँ कुछ ना था। इसने फ्रिज खोला, गर्ज ये कि हर चीज जहाँ वो कुछ ना कुछ खाने का रखते थे देखी, लेकिन सब खाली था। सब कहाँ गया? शाम को तो सब सामान भरा पड़ा था। दिया क्या मुझे ढूंढ सकती हो? कमान मी लका छपी खेलना चाहता हूँ। बाहर लाउंज से एक आवाज आई, मुझे बताओ कि तुम क्यों आए हो यहाँ पर। दिया बहुत गुस्से में आ चुकी थी। अजान के होते ही चला जाऊंगा, सिर्फ 2 घंटे ही तो ही। मैंने जाने का नहीं पूछा, आने का पूछा है। क्यों आए हो? तुम्हें कंपनी देने आया हूँ। अब एक लड़की इतना तैयार होकर बगैर सर पर दोपट्टा लिए शाम के वक्त मेरे घर के नीचे घूमेगी तो मुझ आवारा का दिल तो इस पर आएगा ही नहीं। ये सब बकवास है, मैं नहीं मानती। तुम जिन हो, इंसान नहीं जो दिल आएगा। ओह मैडम, इंसान बेवफाई कर जाता, लेकिन तारीख गवाह है हम जन्नत जिसे चाहते हैं या तो उसे अपना बनाते हैं या किसी और का भी नहीं होने देते। हम प्यार मोहब्बत नहीं, इश्क के कायल हैं। वो अब दिया के बिल्कुल सामने खड़ा था। बल्ला का खूबसूरत था वो, आंखों में गहराई और एक आग के शोले सी चमक। दराज कद, इसके कानों को बालों ने ढंप रखा था। हल्की सी दाढ़ी और इस पर काला लिबास। एक पल को दिया उसे देखती ही रह गई थी। किधर खोगा? कहीं नहीं। तुम्हारे आने का मकसद शिश शिश, वक्त कम है, चलो अब खेलते हैं। वो फिर से गायब हो गया था। अचानक दिया को अपने माँ बाप के कमरे के दरवाजे की आवाज आई, ना चाहते हुए भी वो इस तरफ बढ़ने लगी। एक पल को उसे ऐसा लगा कि सोफे पर कोई सफेद कपड़ों में मलबूस औरत बैठी है। इसने दोबारा गौर से देखा तो वहाँ कोई ना था। वो अपने माँ बाप के कमरे की तरफ बढ़ी। वॉशरूम की लाइट चल रही थी, वो वहाँ गई तो इसकी चीख निकल गई। एक सफेद लिबास में मलबूस औरत शारिक की उंगलियों से खून चूस रही थी। इसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। वो औरत इस कदर खौफनाक थी कि उसका रंग ना काला था ना ही सफेद। इसके आधे सर पर बाल थे, बाकी वो गंजा थी, ऐसे जैसे किसी ने मशीन से इसके बाल काटे हों। इसके दंत कुछ चमकदार और कुछ काले थे और बेतरतीब भी। उसके हाथों में भी सिर्फ चमड़ी ही थी। इसकी आंखें बाहर को निकली हुई थी। दिया का सांस फूलने लगा था। वो बाहर भागी, लेकिन दरवाजा लॉक हो चुका था। उसने बहुत कोशिश की, लेकिन वो दरवाजा नहीं खिला। दिया शारिक चलाया। शारिक वो क्या चीज है और तुम उसे अपना खून क्यों पिला रहे थे? तभी वो औरत भी रेंगते हुए वॉशरूम से बाहर आई थी। दिया मेट हर, ये मेरी बीवी है। ओह तो जिन भी मौका परस्त होते हैं। बदसूरत बीवी की गैर मौजूदगी में एक खूबसूरत लड़की का फायदा उठाकर तुम खुद को वफादार कहते हो और बाद में किफारा के तौर पर इसको अपना खून पिला रहे हो। जिसट वाओ। दिया को खुद समझ नहीं आया कि गुस्से में इसने तकब्बुर के अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। दिया, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि हम इंसान नहीं कि कभी एक के पीछे कभी दूसरे के, और हम इश्क पता है किया है कि किसी के लिए कुछ भी हो, लेकिन एक आशिक के लिए उसका महबूब सबसे खूबसूरत होता है। तुमने मेरी बीवी को बदसूरत कहा। इस
की सजा मिलेगी तुम्हें। तभी एक जोरदार थप्पड़ दिया के गालों पर रसीद हवा जिससे वो हिल कर रह गई। और ये मेरा नहीं, तुम्हारा खून है, जो मैं इनाया को पिलाकर देख रहा था। बिट, तुम्हारा दिमाग ठीक है, मेरा खून लेकिन क्यों? और तुम अपनी वफादारी दिखा चुके हो कुछ घंटों पहले। दिया बहुत गुस्से में आ चुकी थी। तुम समझती क्या हो, मेरे अंदर कोई फीलिंग्स नहीं ही तुम्हें लेकर। जिसे तुम बदसूरत कह रही हो वो तुम से ज्यादा खूबसूरत थी। एक दिन एक काले इल्म का कोई पुजारी चला काट रहा था। इसने हमारे बच्चे को काबू करने की कोशिश की। मेरी बीवी अपने बच्चे को बचाने आगे बढ़ी तो इस आमिल ने ना जाने क्या किया, उसकी सारी स्किन जल गई, बाल झड़ गए और ये ऐसी हो गई। मैं जब वापस घर लौटा तो बहुत परेशान था। कोहकाफ के एक हकीम जिन ने बताया कि अगर मैं किसी ऐसी इंसान लड़की का खून लाकर उसे पलाऊं कि जिसके साथ इसका पैदाइश का दिन मिलता हो और कंधे पर ये बर्थमार्क हो जो उसके कंधे पर है, और दिन हफ्ता हो लेकिन बाहर चंद ना हो बल्कि काले बादलों ने चंद को ढका हो, बहुत मुश्किलों से तुम्हें ये क्वालिटीज मिली, लेकिन कभी सब एक साथ नहीं मिला। आज कुदरत ने मौका दिया और तुम्हें ये सब एक साथ मिल गया। मैंने तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं किया, बस जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों से खून जमा किया ताकि तुम जिंदा रहो, क्योंकि मैं ये देखना चाहता था कि क्या तुम्हारा खून इसको फायदा देगा। और देखो, इसके आधे बाल लौट आए, रंग भी सधुर गया, दंत भी ठीक हो रहे हैं, लेकिन जो खून मैंने लिया था वो कम पड़ेगी। शायद तुम्हारी मौत ही मेरी बीवी की नई जिंदगी है। लिहाजा एम सूरी में अपने बच्चे की मुंह को वापस लाने के लिए यह कदम उठा रहा हूँ। अगर आज तुम ना मरी तो वो मर जाएगी। दिया के तो रौनगटे ही खड़े हो गए थे। तुम ऐसा नहीं करोगे। मैं अपने माँ बाप की इकलौती औलाद हूँ, वो ये सदमा नहीं बर्दाश्त कर सकेंगे। अब कुछ नहीं हो सकता। अब अगर तुम्हारा खून ना मिला इसको तो वो मर जाएगी। इनाया, आओ और आकर चूस लो जितना खून तुम्हें जरूरत हो। फजर से पहले पहले ये काम हो जाना चाहिए। इनाया रंगती हुई दिया की तरफ बढ़ने लगी। या मेरे मालिक अल्लाह, मुझसे गलती हुई, मैंने तकब्बुर के अल्फाज कहे। मौला मुझे मुआफ कर दे, मुझे बचा ले मौला। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। किसी मस्जिद में अजान की आवाज बुलंद हुई और इनाया तड़पने लगी। जैसे जैसे अजान के अल्फाज आगे बढ़ रहे थे, इनाया का जिस्म राख बनता जा रहा था और दिया के जख्म भरते जा रहे थे। और शारिक जैसे एक जगह जकरा जा चुका था, वो बस दूर खड़ा ये मंजर देख रहा था और चलाए जा रहा था। अजान के ख़त्म होते ही सब तूफान थम चुका था। मुख्तलिफ मसाजिद से अजान की सदाएं बुलंद हो रही थीं। इनाया की राख भी ख़त्म हो चुकी थी और शारिक, जो कि एक खूबसूरत नौजवान के रूप में था, इंतहाई खौफनाक शक्ल में तब्दील होकर वहां से गायब हो चुका था। बेशक अल्लाह पर कामिल ईमान हो और सच्चे दिल से पुकारूं तो वो कभी खाली नहीं लौटाता। दिया की आंख से बेसाख्ता आंसू जारी हो गए। वो अजान जो रोज मस्जिद में दी जाती थी लेकिन कभी भी दिया के कानों तक नहीं पहुंची, क्योंकि वो नींद में इतनी गुम होती थी। मां के जगाने के बावजूद वो इस रब के हुजूर सजदा करने की तौफीक ना हासिल कर सकी। लेकिन आज इसका दिल कर रहा था कि अजान की आवाज इसके कानों तक पहुंचती रहे। इस आवाज के बायस ही आज वो जिंदा थी। दिया ने जल्दी से वजू किया। नमाज अदा करने के बाद शुक्राने के नवाफिल अदा किए। इसकी आंख से आंसू रवां थे। बाहर रोशनी फैल चुकी थी, जैसे पैगाम दे रही हो कि तूफान कितना ही शिद्दत वाला हो जब थम जाता है और इसके बाद रोशनी आती है तो हर चीज को एक नई जिंदगी बख्शती है। दिया ने खिड़की से बाहर देखा तो परिंदों के खुशी भरे नगमे, फूलों पर पड़ती सूरज की रोशनी, एक नई जिंदगी, एक नए सफर की तरफ बल्ला रही थी। आज दिया को अपना वजूद पहले जैसा नहीं लग रहा था। आज वो एक रात पहले वाली दिया नहीं थी। अचानक उसकी नजर मेन गेट पर पड़ी। तारा दाएं बाएं देखकर सड़क पार कर रही थी। उसको देखकर आज दिया को दिली खुशी महसूस हुई। मोबाइल देखा तो मोम का मैसेज आया था, रिपोर्ट्स क्लियर हैं, हम निकल रहे हैं। वहीं हारून का भी एक मैसेज था, दिया एम वेरी हैप्पी, अम्मी अब्बू आज हमारे निकाह की तारीख रखने आपके घर जा रहा है।
अम्मी को बस हल्की से चोटें आई थीं। बस डर से वो बेहोश हो गई थीं। दिया ने एक नज़र आसमान की तरफ देखा, भीगी आंखों से मुस्कुरा दी। बस इतनी सी नाराज़गी कि चंद हंसों के बदले ख़त्म, और वो चेहरे पर एक जख्म ले नीचे लाउंज की तरफ चल दी। एक नई जिंदगी की तरफ। ख़त्म शद।